उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाने माने चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अपनी नई पार्टी का गठन कर चुके हैं और तमाम लोगों को जोड़ने का सिलसिला भी जारी है। सर, आपने पार्टी बना लिया, अनाउंस कर दिया, पदाधिकारी बना दिए। 24 की क्या रणनीति होगी आपकी? किस तरह से चुनावी मैदान में होंगे आप? जिस तरीके से आज भाजपा की सरकार में पूरा देश त्राहि त्राहि कर रहा है, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले लोग आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए, अलबत्ते उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा उन पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट से हमले किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है, कहने के लिए तो कहते हैं किसान अन्नदाता है, भगवान है, लेकिन आज दुश्मनों से बदतर बदसलूकी किसानों के साथ सरकार कर रही है। वहीं पर जिन व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, ये भाजपा उनकी भी नहीं हो रही है। जो हमारे छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारी हैं, जिलों के, तहसीलों के, ब्लॉकों के, गांव ग्रामीण क्षेत्र के, उनका शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से किया। अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंप कर उनकी भी पूरी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दिया गया आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। इसी तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आयोग की संस्तुति के मुताबिक 27% जो आरक्षण मिल रहा है उसको भी शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। यानी संविधान की कसम खाने वाले लोग संवैधानिक पद पर बैठकर आज संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है। समस्त बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। यानी सरकारी उपक्रम जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की कभी उम्मीदें हुआ करती थी, उनको अपने निजी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप कर निजीकरण करके हमेशा हमेशा के लिए नौजवानों को सरकारी नौकरी से वंचित करने का भी पाप किया है। यही नहीं, ये लोकतंत्र के भी दुश्मन हैं। आज जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र संस्थानों को कमज़ोर कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ईडी, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उन पर फर्जी मुकदमे लाद करके प्रताड़ित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज इस देश के लिए बीजेपी खतरा बन गई है, लोकतंत्र के लिए बीजेपी खतरा बन गई है, आरक्षण और संविधान के लिए बीजेपी खतरा बन गई है। इसलिए हमारा मकसद होगा बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। और इसके लिए चूंकि इंडिया अलायंस आज एक मजबूत विपक्षी गठबंधन के रूप में सामने आया है, हमारी कोशिश होगी हम उसको मजबूत करें, सशक्त बनाएं और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं। आप तो अलग हो गए, समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आपको अभी किसी ने बुलाया वहाँ पे, आपकी पार्टी को बुलाया कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो वाला हाल होगा आपका 2024 के चुनाव में? देखिए, कुल मिलाकर के सार्वजनिक रूप से हमने इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए घोषणा कर दी है। पार्टी गठन के दिन भी किया, कल भी मैंने उसकी पुनरावृत्ति की। अब इंडिया अलायंस के लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर उनको भाजपा को हटाना चाहते हैं, अगर वो केंद्र से भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं और साथ ही साथ देश को बचाना चाहते हैं, तो उनको अगर हमारी आवश्यकता है तो हमारा उपयोग किस रूप में करेंगे
अब तय उनको करना है। अखिलेश यादव से आज हमने सवाल किया था, हमने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि उनके पास अखिलेश यादव के लिए न मतभेद है और न मनभेद है किसी तरह का। तो उन्होंने कहा मौसम बदल चुका है, खाली यही जवाब दिया उन्होंने। तो इसको क्या माना जाए, क्या मौसम में परिवर्तन हो गया? अब बेहतर उत्तर तो ही दे सकते हैं, इसलिए कि असल में भी मौसम बदला हुआ है और उनके पार्टी का मिजाज भी बदला हुआ है। तो अब किस लहजे में उन्होंने उस बात को कही है, इसका बेहतर उत्तर तो शायद से अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी से आपकी कोई ट्यूनिंग चल रही है क्या अभी भी? अगर वो बुलाएंगे तो क्या जाएंगे आप, या आप अप्रोच करेंगे जाने के लिए वहां पे? देखिए, दो चीज़ें हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैं इंडिया अलायंस का पार्ट था, आज कुछ वैचारिकी मतभेद के चलते मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, नई पार्टी का गठन भी किया। नई पार्टी के गठन के ऐलान के साथ साथ मैंने इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने का अपील भी किया। आज भी मैं उस पर कायम। अब इंडिया अलायंस गठबंधन हमें किस रूप में उपयोग करना चाहती है, तय उनको करना है। आपने भी छोड़ी पार्टी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, जिनकी वजह से आपने पार्टी छोड़ी। क्या ये बात आपको पहले मालूम थी कि वो छोड़ सकते हैं पार्टी? हमारा तो यही आरोप था कि समाजवादी पार्टी में कुछ विधायक, पदाधिकारी और मीडिया वक्त के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव के दिन उसका खुलासा भी हो गया, मेरा आरोप भी सिद्ध हो गया। अगर यही बात समाजवादी पार्टी पहले मान लेती तो बात आगे बढ़ती कैसे? तो इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को नेता जो ऐसे पार्टी विरोधी ताकतों को शह दे रहे थे, ताकत दे रहे थे, संरक्षण दे रहे थे, और यही कारण है। तो अब तो वो का समाधान कर लिया गया होता तो आगे बढ़ने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब तो मैं पार्टी बना दिया हूं, अब पीछे हटने का तो कोई प्रश्न नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अलायंस में जहां भी मेरा सहयोग लेना चाहेंगे, मेरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। आपको नहीं लगता है कि आपने पद से इस्तीफा तो दिया, जो महासचिव के पद से, आपकी जल्दबाजी जो है वो विधान परिषद से इस्तीफा देने में जल्दबाजी तो नहीं रह गई कहीं? देखिए, जब राजनीतिक निर्णय लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस पार्टी को मैं छोड़ रहा हूं और उसी पार्टी ने मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया है, तो मेरी नैतिकता नहीं कहती कि मैं विधान परिषद के सदस्य पद पर रहूं। आपने छोड़ा पार्टी, आपने इस्तीफा भी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तो दगाबाजी भी की, वोट भी नहीं किया और पार्टी भी नहीं छोड़ रहा है, विधायक भी बने हुए हैं। तो अब देखिए, यही तो मतलब मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग और स्वार्थ की राजनीति करने वालों में यही अंतर है। हम पॉलिटिकल वैल्यू क्या है उसका महत्व समझते हैं, इसलिए हमारी नैतिकता कहाँ क्या कहती है उस नैतिकता को मैं फॉलो करता हूँ। जब मैंने समाजवादी पार्टी के सदस्य की हैसियत से विधान परिषद में सदस्य बना था, और अब जब मैं समाजवादी पार्टी में न राष्ट्रीय महासचिव था, न प्राथमिक सदस्य था, न समाजवादी पार्टी में ही था, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए सदस्य विधान परिषद के पद पर भी मुझे नहीं रहना चाहिए था। मैं अपनी नैतिकता के आधार पर उस पद को छोड़ा। किसी ने मुझसे कहा नहीं था छोड़ने के लिए, मैंने स्वतः उस पद को छोड़ा। मनोज पांडे का आरोप ये है कि जो समाजवादी पार्टी में एक स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़े ना है, वहां तो लाइन लगी हुई है, न जाने कितने स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और मंदिर जाने से रोका जाता था। बहुत सारे आरोप लगाए उनको। अब जो नाम आप ले रहे हैं ना पिद्दी का सुर हुआ, ऐसे ओछी मानसिकता के लोगों का जवाब मैं देना अपनी तौहीन समझता हूँ।
एक सवाल आखिरी और ले लीजिए कि जब तक आप समाजवादी पार्टी में थे, पार्टी के गठन के बाद से आपके ट्वीट उस तरह के नहीं आए जैसे आप ट्वीट करते थे। क्या पार्टी बनाने का कोई दबाव है कि सबको साथ लेकर चलना है? आप अब उस रास्ते पे चल पड़े हैं? अभी कुल मिलाकर के चूंकि मैं 24 घंटा अपने कार्यकर्ताओं से घिरा रहता हूं और अभी प्रारंभिक संगठन की प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ रहा हूं। कल मैंने प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें मैंने प्रदेश अध्यक्ष का भी मनोनयन किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, जिस प्रकार से पहले बामसेफ काम करती थी, उस प्रकार से उस संगठन को भी कल मैंने लॉन्च किया। अब धीरे धीरे हम संगठन का विस्तार भी करेंगे और जितने भी हमारे अन्य घटक हैं उनको भी विस्तारित करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इसमें हमारी प्राथमिकता संगठन बनाने का है, उसके विस्तार का है। जैसे ही मैं खाली होऊंगा, आवश्यकता अनुसार फिर हमारा पुराना अभियान जारी रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। शोषित समाज पार्टी जो है उन्होंने बनाई है और उन्होंने बहुत सारे बातें कही हैं और कहा साफ तौर पर कि आने वाले समय में हमारा अभियान उसी तरह से जारी रहेगा जिस तरह से हमने अभियान की शुरुआत की है। बहरहाल आने वाले वक्त में और भी विकराल रूप स्वामी प्रसाद मौर्य का देखने को मिलेगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।